रिकॉर्डिंग का मैटर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। मियाँ साहब और मेरी इस पर डिस्कशन हुई और हमने कहा जहाँ पे लोग देखना भी चाहते हैं कोर्ट में किस तरह आर्गूमेंट किए जाते हैं और जहाँ पे हमें परमिशन नहीं है इसको रिपोर्ट किया जाए, तो मियाँ साहब से डिस्कशन की गई कि इस पर क्या किया जाए। मियाँ साहब ने इसमें एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक मूट कोर्ट जिस तरह हमारे यहाँ पे किए जाते हैं उस तरह का एक सेटअप करते हैं विच डज़ नॉट डिपिक्ट द एक्चुअल कोर्ट, बट वहाँ पे हम प्रेजेंट किस तरह करते हैं, परफॉर्म किस तरह करते हैं, उस चीज़ को लेकर जाया जाए। अगर हम बात करें मूट कोर्ट जो हमारे यहाँ पे कन्वेंशन चलते हैं तो दैट इज़ ऑन अमेरिकन बेस सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं जो बच्चों ने मेरा ख्याल है 15-20 साल की प्रैक्टिस के बाद जाके सारे केसेस करने। हमने क्या किया कि रियल टाइम केसेस जो इस ऑफिस के केसेस हैं और जिनमें हमारे की एसोसिएट जाके परफॉर्म करके आए हैं, उन्हीं केसेस को आइडेंटिटी को छुपा के, FIR नंबर को छुपा के, उनकी रियल डिटेल्स को छुपा के एक केस सिस्टम तैयार किया जहाँ पे हमारे एसोसिएट इसको परफॉर्म करेंगे। इसको परफॉर्मेटिव आर्ट भी कहा जा सकता है, जिसके अंदर आप इनकी गलतियों से भी सीखेंगे और अच्छे पॉइंट से भी सीखेंगे और उसके बाद जो हमको टिप या एडवाइस करेंगे उससे भी आपकी लर्निंग होगी। इससे आपको 3-4 चीज़ों का फ़ायदा होगा। पहला कि कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स किस तरह किए जाते हैं। दूसरा, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तीसरा, आप इससे एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से ये बच्चे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं आपने भी वैसे ही आर्ग्यूमेंट करने हैं, और अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो आपके लॉयर ने भी वैसे आर्ग्यूमेंट करने हैं। हर एक का अपना स्टाइल है, कोई एग्रेसिव होके करता है, कुछ बैक फुट पे रह के कहता है। मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी इस पर लर्निंग हो और जो बच्चों ने पोटेंशियल मेहनत की है इसके अंदर अपना पोटेंशियल दिखाया है वो भी आपके सामने आ जाए और जो चीज़ें हम लेकर चलते हैं वो भी आपके सामने है। और जो इन बच्चों ने अदालतों में जाकर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और जितने भी मजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट्स किए थे वो भी आपके सामने आएगी किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग का स्कोप है और बहुत ज़्यादा इस पर चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव नोट पे लेकर चलेंगे। एक चीज़ मैं आपको मज़ीद ज़्यादा चलूँ, अदालत में आर्ग्यूमेंट करना और कैमरे के आगे आर्ग्यूमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। हर इंसान कैमरा कंफर्टेबल नहीं होता, हर इंसान शायद यूट्यूब पे आना भी नहीं चाहता होगा, तो उसका एक अदालत के अंदर आपका एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है और एक कैमरे के सामने डिफरेंट होता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो जितनी ऑर्गेनिक हो सके उतनी ही ऑर्गेनिक बनाएं ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंट व्यू उसका मिल सकता हो। तो मैं उम्मीद करूँगा आप हमारे एसोसिएट्स की हौसला अफजाई भी करेंगे और आपका कोई कमेंट होगा तो उससे भी हमें आगाह करेंगे। तो चलते हैं अपने एसोसिएट्स। So I am representing on behalf of petitioner and I seek indulgence of this honorable court to grant post-arrest bail on statutory ground. First of all, I would like to read the contents of FIR. The FIR number 2322 by 24 was registered under section 34, 324, 337 F1 and 337 D PPC. The alleged occurrence took place on same day and the FIR was registered on the same day. The contents of FIR are बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना मंगा मंडी लाहौर जनाब अली गुजारिश ये है कि साइला मुसम्मात अलीना इमरान जोजा मोहम्मद इमरान साकिन सो एंड सो की रहायशी होगी आज मोरखा 17/3/2024 को बाबत 12:30 बजे दिन में मेरा खामन अपने घर में अपने कमरे में मौजूद थे कि मुसम्मी अली जो कि मेरे खामद का भाई है मेरे खामद को बुलाकर घर से सामने हवेली में ले गए और पीछे से मैं भी चली गई। हवेली में पहले से मौजूद सलमान बैठा हुआ था कि मेरे खामद के पहुंचने पर अली ने ज़ोर से ललकारा मारा, सलमान इमरान को जान से मार दो, जिस पर सलमान ने अपने 10 पिस्टल से मेरे खामद पर फायर किए 3 अदद जो कि मेरे खामद के पेट और कमर पर लगे, जिससे मेरा खामद खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर हमने जनरल अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए ले गए। मेरे खामद को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करके शदीद जख्मी करके सख्त तरीन ज्यादती की है। आपसे इंतजार है कि मुलजिम अली सलमान अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि साइला की दादरसी हो सके। आपकी ऐन वाजिश होगी। First of all, I would like to state here that the alleged occurrence took place on 17th of March 2024 and the accused was arrested on 17th of September 2024. Sir, the first report under section 173 CRPC was submitted on 27th of June 2025. After that, number of hearing has been fixed by the court, number of days has been fixed by the court, but the prosecution witness did not appear before the court. And even the prosecution witnesses non-bailable arrest warrant had also been issued. After the lapse of 1.5 years, there is no progress in the case, and after
the period of 1.5 years, there is steep presumption of innocence on behalf of accused. I would like to read third proviso of section 4971 CRPC, where the court is of the view that if the person accused of an offence and the delay of the trial in the conclusion of trial is not caused by that accused or any person acting on behalf of accused, he shall be granted post-arrest bail. But there are certain exceptions to this rule. If the person is accused of an offence which is not punishable with imprisonment for life, the time period is 1 year for men and the time period for women is for 6 months. And if a person is accused with an offence punishable with death and he has been behind the bars for a period more than 2 years, then in case of women the time period is of 1 year. And in this case, the accused is behind the bars for more than 1.5 years, and there is no progress has been made in the case. And I would like to state here, sir, that the accused was in the custody of police, and it was duty of the police to produce him before the court. And there is clear principle stated in the proviso 4971 that the accused should also not be a desperate, hardened or dangerous criminal, and also he should not be a previously convicted. The accused is neither previously convicted nor hardened, desperate or previously convicted any kind of criminal. So here I would like to put my reliance on judgment 2022 SCMR 1 rendered by their lordship Mr. Justice Mansoor Ali Shah and Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, where the right of bail and or we can say that the right of statutory bail arises from the article 9 and 10, which state the liberty and right to fair trial. And in this my case, the accused should be seen through the constitutional lens, who has been behind the bar for the period of more than 1.5 years, and it was also settled principle that he still holds the presumption of innocence and trial is still being going on. I would also like to state that the other principle that was decided in this case, that merely shouting some adjournments on behalf of the accused by the counsel does not amount to the act on behalf of the petitioner, because if that dates are taken without any reasons on crucial hearings. The other case that I would like to put my reliance on is PLD 2022 SC 112 rendered by their lordship Mr. Justice Mansoor Ali Shah and Jamal Khan Manduke. In this case, the accused was served behind the bar for more than 2 years, and Islamabad High Court declined the bail of that person, and Supreme Court had to cite the order of Islamabad High Court and put a person on bail. In this case, it was decided that after the expiry of that period, the taking of adjournments are no relevant with this case scenario of statutory grounds. Here, I would humbly request Honorable Court to grant bail on statutory grounds, because granting bail doesn't mean to liberty a person. It only means to put a person into the hands of surety. He is ready to furnish surety bonds for the satisfaction of Honorable Court. Sir, I'm appearing on the behalf of Ms. Alina Ahmed in the opposition of post-arrest bail under Section 497 of CRPC 1898 for the grant of post-arrest bail on statutory ground. And my lord, it is respectfully submitted that the court will take 45 to 60 minutes to go through all the relevant documents. Sir, the respondent relies on the following documents such as FIR dated 23/24 dated 17/3/2024 is attached as Annexure K. And my lord, as my learned course already explained the content of the FIR, and in the contents it clearly shows that the accused shot down 3 bullets to the complainant's husband. एंड माई लॉर्ड अक्यूज जो है 17/3/2024 का वकूआ है, और 17/3/2024 के बाद 17/9/2024 को जो है गोट अरेस्टेड हुआ है, और इस दौरान जो 8 महीने के अंदर इसने डिफरेंट जो है कोर्ट्स के अंदर बेल फाइल की, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, और माई लॉर्ड हर कोर्ट्स के अंदर जो है ये मेरिट के ऊपर इसकी बेल जो है डिसमिस हुई, एज वी हैव सीन इन दी PFS रिपोर्ट, MNC report, or even in police investigation, the accused found guilty. And my lord, now he filed application in this honorable court on statutory ground. And before filing the application in this court, my lord, he filed application in magistrate court as well as in session court. And my lord, both court dismisses bail petition on statutory ground because he just taking the advantage of filing the application, and after filing the application, he most of the cases he withdraws it from the court. And there is a recent judgment of his honorable court
of Supreme Court by authored by Mr. Justice Mansoor Ali Shah and Mr. Justice Jamal Khan Mandoke, which reported as 2022 BLD Supreme Court 112 and titled as, and in this judgment, Justice Jamal Khan Mandoke and Justice Mansoor Ali Shah clearly mentioned that the principle of statutory ground. It mentioned that it must need to be proved that there is nothing on the ground which shows that the delay is from the petitioner side. It must be from the court or from the prosecution side. And from my case, my lord, there is nothing from my side. It's all from the accused side, because most of the date whichever he took from the trial court is from his side, not from my side. Even single date we didn't get from the trial court. Most of the date he is the one who did not appear in the trial court from the jail, and even most of the show cause notices served from the trial court to the jail superintendent, he didn't even respond back to them. And I have already presented the copy of the order sheets of trial court in this honorable court. May I ask if I go through it? And my lord, there is an order sheet mentioned that the accused court arrested on 17th of September 2024. Police submitted their challan on 9th of January 2025, and after that, on 28th February 2025, he did not appear in the court from the jail, and court issued show cause notice to the superior jail for non-production of accused from jail to court. And my lord, after that, there is multiple date: 12/4/2025, 30/4/2025, 14/4/2025, 22/5/2025, and 5/6/2025. It clearly shows that he did not appear in the court, and even 5/6/2025 court again issued the show cause notice to the superior jail to bring the accused into the court. And afterward, my lord, he still did not appear in the court on 19/6/2025, 27/6/2025, and continues all the days we have submitted to the court. There is clearly shows that he did not appear in the court from the jail. And my lord, despite being in the jail, he did not appear in the court. He did not participate in the trial court proceeding, and he did not even respond back the show court notices which court issued to him. And he just getting the benefit from the delays, which he did not pay in the court. And my lord, there are multiple cases, multiple bails which he filed in different courts, from session court, magistrate court, and even in the high court. And after filing the bail, he did not appear in the court. He did not appear in the bail, and he most of the bail he withdrew it. And recently he withdrew the bail from the high court as well. And my lord, he just doing this for using the delaying tactics to prolong the proceeding and completing his statutory ground period. And my lord, there is a settled law where it is mentioned that the bail on statutory ground is a concession, not a right to the petitioner. So getting the bail on the statutory ground, the petitioner must show the must show the conduct of bona fide conduct. And my lord, in my case, accused जो है वो ना तो my lord properly किसी भी कोर्ट की हेयरिंग तो प्रॉपरली आया, माय लॉर्ड, ना ही इसने जो है अपना जो शो को नोटिस का रिस्पॉन्ड बैक किया प्रॉपरली, और नॉट इवन माय लॉर्ड ही डिड नॉट appear in the court properly on all the dates whichever we called from the court, trial court. And my lord, there is a judgment which is passed by His Lordship Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, reported at 2012 PCR LJ 1022. In this judgment, the judge clearly mentioned that if jail authority did not perform their obligations properly, then the court cannot sit idle and being silent spectator. And my lord, judge held that if it is a responsibility of the court, if prosecution or jail authority did not perform well, then it is a responsibility of the court to ensure that they perform their obligation properly. And my lord, in our case, it clearly shows that show court notices have been served from the trial court to the jail authority multiple times, and multiple times he did not respond back to the court from jail authority, and even he did not bring the accused into the court properly on several dates. And my lord, यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि जेल अथॉरिटी अपनी ड्यूटी और अपनी ऑब्लिगेशन जो है पूरी नहीं कर रही, और उसको अपने अक्यूज को जो है वो कोर्ट में पेयर नहीं कर रहे. एंड माय लॉर्ड, देयर इज अनदर केस which is reported by Sindh High Court, which reported as 1996 PCRLJ 733. And in this judgment, my lord, it
the court observed that the jail authority did not bring the accused into the court because of the law and issue situation in the city. And my lord, in this judgment, court declared that if jail authority did not bring the accused into the court, then the prosecution is not liable for that. The burden is not on the prosecution side, it is on the accused side or on the jail authority side. तो my lord, हमारे केस के अंदर अगर जेल अथॉरिटी नहीं लेके आ रही accused को जेल से, तो my lord इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं. और दूसरी बात my lord, ना तो सिटी की कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसकी बेस पे जो है वो उसको प्रेजेंट नहीं करे, और ना ही वो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है जिसकी वो बाउंड हुआ है और जेल अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही. ये क्लियरली जो है मिली भगत है जेल अथॉरिटी की और अक्यूज की my lord, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं और कोर्ट में अपेयर नहीं हो रहे. और my lord, I have another judgment which I relied upon on. It reported as 2012 MND 1726. And my lord, in this judgment, this is a case filed on both of the ground for medical grounds and on the statutory ground. And my lord, the facts of the case are accused जो है my lord 302 के फेंस के अंदर जो है जेल में तकरीबन 2 years and 2 years and 4 months से वो जेल में है, और उसका टाइम पीरियड जो है स्टैच्यूटरी ग्राउंड का 2 years है, और 2 years उसका टाइम पीरियड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने जेल की मोस्ट ऑफ दी अपनी जो ट्रायल की डेट्स थी वो पेयर नहीं हो सका जेल से कि उसको माय लॉर्ड लिवर साइरोसिस और हेपेटाइटिस सी था, जिसकी वजह से वो डेट्स में अपेयर नहीं होता था. और माय लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दैट कोर्ट ने जिसकी स्टैच्यूटरी ग्राउंड के ऊपर बेस थी वो खारिज कर दी कि वो डिले जो है वो अक्यूज की साइड से है, ना कि कोर्ट की साइड से और ना ही प्रोसिक्यूशन साइड पे. तो ऑल द बर्डन इज ऑन द अक्यूज साइड, नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन साइड इफ ही डूइंग एनी डिलेज इन देयर ट्रायल प्रोसीडिंग. सो माय लॉर्ड, उसकी जो है स्टैच्यूटरी ग्राउंड के ऊपर बेल वो खारिज होगी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उसकी बेल जो है वो अप्रूव्ड होगी. माय लॉर्ड, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्लेस्ड दैट प्लीज काइंडली डिसमिस द पोस्टर्स बेल ऑन स्टैच्यूटरी ग्राउंड and also order the trial court to proceed and complete the trial without any more adjournments. Thank you, my lord. So this is post-arrest bail. I am on behalf of accused. FIR number है 123/25. सर थाना है मिस्री शाह, ज़िला लाहौर. तारीख वक्त हुआ है 2/9/2024, जबकि तारीख वक्त रिपोर्ट है 17/7/2025. सर देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिले ऑफ ऑलमोस्ट 10 months and 15 days. बाइद में जनाब ऑफेंसेस हैं सर 420, 468 और 471. बाइद में जनाब SHO साहब थाना मिस्री शाह, ज़िला लाहौर, जनाब यार गुजारिश है कि साइला फातिमा मकान नंबर 100 एंड 100 लाहौर की हूँ. साइला BS की तालिबा है. जून 2024 में साइला इंस्टीट्यूट वाकई इकबाल टाउन लाहौर से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही थी कि साइला के ग्रुप में एक उमर नामी तालिब इल्म ने ग्रुप के व्हाट्सएप से मेरा नंबर हासिल किया और किसी तरीके से साइला का शनाख्ती कार्ड नंबर भी हासिल कर लिया, और उसके बाद मुलजिम ने मुख्तलिफ नंबरों से साइला को तंग करना शुरू कर दिया. मुलजिम मस्कूरा ने साइला से दोस्ती और शादी करने का इजहार किया. जवाबन साइला ने सख्ती से इनकार किया और मजीद कहा कि मेरे वालिदैन मेरे लिए बेहतर सोचेंगे. मुलजिम ने नीले बहानों से साइला को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया और कहा कि मैं तुम्हें माशरे में बुरी तरह रुसवा करूँगा और किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा. अब साइला के इल्म में आया है कि मुलजिम उमर ने एक अदर जाली, फर्जी, बोगस और बेबुनियाद निकाहनामा मोहर 2/9/2024 को तैयार करवाया, जिसमें मुलजिम 100 ने जाली, फर्जी, बोगस निकाहनामा के गवाहान बनकर साइला के साथ सख्त ज़्यादती और जुल्म किया. इस फर्जी, जाली और बोगस निकाहनामा को मुलजिम हाफिज़ जहाँ ज़ेब ने बतौर निकाह इस पर जाली दस्तखत किए हैं. इस जाली, फर्जी, बोगस निकाहनामा को मुलजिम उमर ने और निकाह ने मिलकर मिस्त्री शाह के दफ्तर ने रजिस्टर करवाया, जिसका ट्रैकिंग ID नंबर 100 एंड 100 है, में दर्ज करवा कर जाली, फर्जी, बोगस और बेबुनियाद मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनवाया है, जो कि कतन जाली, फर्जी और बोगस है. ये कि सालिया ने कभी भी किसी से शादी ना की है. मुलजिमान ने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवा कर सालिया के साथ सख्त ज़्यादती किया है. मुलजिमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए. सर मेरा जो सबसे पहला ग्राउंड है वो है कंसिडरेबल डिले का. सर देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिले ऑफ ऑलमोस्ट 10 months and 15 days, जिसको प्रोसिक्यूशन जो है वो जो प्रोसिक्यूशन की बिहाफ पे जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, जो प्रोसिक्यूशन के वर्जन को जो है वो वीक करता है इस बेस पे. सर मेलाफाइड है कंप्लेनेंट के बिहाफ पे. सर मेरी और कंप्लेनेंट की जो है वो शादी जो है वो हुई, उसके बाद हमने निकाह जो है वो रजिस्टर कराया. कंप्लेनेंट जो है वो मेरे साथ जो है वो एज ए वाइफ रहती रही है. जैसे ही कंप्लेनेंट की फैमिली की जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर जो है वो शामिल हुई, कंप्लेनेंट जो है वो अपने पेरेंट्स के घर पे चली गई. उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो है वो फाइल किया. इसको काउंटर करने के लिए जो है वो कंप्लेनेंट ने सूट फॉर डेप्यूटेशन ऑफ मैरिज जो है वो फाइल कर दिया, और इसके साथ ही जो कंप्लेनेंट है उसने मेरे पे ये वाली जो है वो FIR दर्ज करवा दी. तो ये साबित करता है कि कंप्लेनेंट के बिहाफ पे जो है वो एक मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो हमें नज़र आती है.
सर इसके बाद जो है आजकल के दौर में हमें ये समझ नहीं आता कि कोई कैसे जो है वो किसी का फेक निकाहनामा किसी की कंसेंट के बगैर भी ना हो सकता है। सर मेरा रिलेशनशिप जो है वो जो कंप्लेनेंट है उसके साथ इस्टेब्लिश है। मैंने व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में प्रोवाइड की हैं, जो कि रिकॉर्ड पर है जिसको ऑनरेबल कोर्ट जो है वो पुलिस कर सकती है और देख सकती है कि ये निकाहनामा जो है वो उसकी कंसेंट के बगैर जो है वो नहीं था। मेरी जो बहन है वो कंप्लेनेंट की जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। तो जो हमारी पिक्चर्स है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने है, जिसको जो है वो कोर्ट देख सकती है। सर जो एक्यूज़्ड है वो काफ़ी देर से जो है वो जेल के अंदर है और इसकी जो है वो फर्दर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहुत सी जजमेंट्स मिलती है जिसमें कहते हैं कि बेल को आप एज ए टूल ऑफ पनिशमेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सर देयर इज़ अ जजमेंट 2026 SCMR 99 जिसको मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर ने जो है वो ऑथर किया है। सर इसके अंदर जो है वो एक्यूज़ जो है वो जुडिशियल कस्टडी में होता है और उसकी जो है मज़ीद किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और जो एलिगेशंस हैं एक्यूज़ पे वो कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि अभी जो है वो प्रूव होने ट्रायल स्टेज पे। तो कोर्ट कहती है कि बेल जो है वो बेल जो है वो विथहेल्ड नहीं की जा सकती पनिशमेंट के तौर पे। तो बेल जो है पोस्टस बेल इस केस के अंदर जो है वो कोर्ट ने अलाउ की थी। सर मेरा जो केस है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। मेरे पे जो ऑफेंसेस हैं वो 420, 468 और 471 है। सर 420 और 471 जो है वो बेलेबल इन नेचर है, जबकि 468 डज नॉट फॉल विद इन द प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ विद इन द प्रोहिबिटरी क्लॉज। तो सर बेल जो है वो मुझे एज ए मैटर ऑफ रोज मिलनी चाहिए तारिफ रशीद केस की जजमेंट की रोशनी में। सर देयर इज़ अनदर जजमेंट 2021 PCR LJ 403 जिसको मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने जो है वो ऑथर किया। इसके अंदर जो है वो सेम ऑफेंसेस थे और कोर्ट ने कहा कि बेल जो है इन केसेस के अंदर एज ए मैटर ऑफ रूल नहीं चाहिए और जो रिफ्यूज़ल है वो सिर्फ उन केसेस में होने चाहिए जो बहुत एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस होंगे या सर्कमस्टांसेस होंगे, जिसको जो है वो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना, जो कि मेरे केस के अंदर इस नज़र नहीं आते हो। सर मेरा अगला जो ग्राउंड है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का मेरा ग्राउंड है। सर जो निकाह के बाकी गवाहान हैं उनको ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो बेल अलाउ कर दिया। तो मेरा जो राइट है बेल का वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेस पे जो है वो अराइज हो जाता है। देयर इज़ अ जजमेंट मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह की, साइटेशन है उसकी 2024 SCMR 1071। सर इसमें जो है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया गया। कहा कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी हमारे आर्टिकल 4, 10A और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो रिलाई करती है। और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि आप सेम पर्सन्स को अंडर द सेम सर्कमस्टांसिस जब प्लेस करेंगे तो आप उनको एक ही मैनर के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे। जो आप एक एक्यूज को बेनिफिट देंगे वही आप दूसरे को एक्यूज को भी बेनिफिट देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेल मैटर्स के अंदर कोर्ट जब ये डिसाइड करेगी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का, तो वो 3 जो है वो इंग्रेडिएंट्स देखेगी। एक देखेगी कि FIR के कंटेंट्स क्या हैं, दूसरा वो देखेगी कि प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो एक्यूज की क्या है, तीसरा देखेगी को इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो पुलिस ने जो है वो एक्यूज के अगेंस्ट जो है वो इकट्ठा किया। सर मेरे केस के अंदर एक्यूज के अगेंस्ट जो है वो कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो इकट्ठा नहीं हो सका। और अगर हम पास हिस्ट्री भी देखें एक्यूज की तो पास हिस्ट्री में भी कोई उस पर एक्यूज पे जो है वो FIR नहीं है। और सर इसके अलावा जो दूसरा एलिगेशन है वो PFSA की रिपोर्ट है, जिसको जो है ये जो है टेंटेटिव असेसमेंट नहीं है बिल स्टेज पे जो की जा सकती है। ये डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है जो कि ट्रायल की स्टेज पे देखा जा सकेगा। तो सर मेरी हम्बल सबमिशन है कोर्ट से कि एक्यूज को जो है वो कोस्टर्स बेल ग्रांट की जाए।